हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम्स के बारे में। तो एग्जाम्स के बारे में आज मेरा मॉक टेस्ट का पहला सीरीज है और इसमें हम सामान्य जानकारी के मॉक टेस्ट लिए हुए हैं और इसको अभी सॉल्व करवाएंगे। लेकिन इसके पहले हम सबसे पहले बात कर लें सिलेबस की। तो अधीनस्थ का जो सिलेबस है उसमें अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं हम अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। वहीं अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन होते हैं। और वहीं अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी दोनों मिला के आता है। सूचना प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें तो दोनों मिला करके 15 क्वेश्चन इससे बनते हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश विशेष के 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के 30 और 15 ये दोनों मिलाकर के 45 नंबर के आते हैं। और जीएस का अगर बात करें तो ये सब जीएस में ही आए, यानी 55 क्वेश्चन जो है इससे रहते हैं। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम पहले मॉक टेस्ट में पहला मॉक टेस्ट हम आज सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। इसके बाद कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष, यानी एक मॉक टेस्ट, दूसरा और तीसरा बारी बारी से ये तीनों चीज़ें जो है अभी हम क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हिंदी चलेगा और इसके बाद रीजनिंग की बात की जाएगी। तो पहले हम सामान्य ज्ञान का देखेंगे, फिर इसके बाद कंप्यूटर का और इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष का। ये तीनों खत्म हो जाने के बाद हम बात करेंगे हिंदी और रीजनिंग पर। ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे, पढ़ाया नहीं जाएगा। टेस्ट लिया जाएगा कि आप जो भी टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ सामान्य ज्ञान के। अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन सामान्य जानकारी का है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो यहाँ जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट है, यहाँ रिपोर्ट गलत मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, यहाँ रिपोर्ट होना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है विश्व बैंक, दूसरा है नीति आयोग, और तीसरा है विश्व आर्थिक मंच, और चौथा है सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके हम आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विश्व आर्थिक मंच। वहीं अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो एक विश्व विकास रिपोर्ट और नीति अनुसंधान रिपोर्ट। यहाँ हम कुछ नोट करते चलेंगे, आप इसको याद करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर विश्व विकास रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है विश्व बैंक जारी करता है। और विश्व बैंक जो जो रिपोर्टें जारी करती हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जैसे हम कहें अगर नीति अनुसंधान रिपोर्ट कौन जारी करता है, अनुसंधान रिपोर्ट तो विश्व बैंक जारी करता है। अगर वहीं हम कहें वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक जारी करता है। और एक होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। कौन सा इंडेक्स रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट और है माइग्रेशन करके, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। इतनी रिपोर्टें जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है, अगर हम वही नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है उसमें एक है भारत नवाचार। क्या है, भारत नवाचार सूचकांक जारी करता है। और दूसरे की बात करें तो एक सतत विकास, ये जो लिख रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। और अगर हम बात करें समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ठीक है, और भी हैं लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1986 में एक अमेरिकी
पर्यावरणविद और शोधकर्ता द्वारा किया गया था, उनका क्या नाम है। तो इसमें नाम दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये जो ग्रीन वॉशिंग शब्द है ये क्या है। तो हम बताएं कि ग्रीन वॉशिंग जो है ये कंपनी है, ये एक संस्था है जो सरकारों की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पर्यावरण के अनुकूल रूप से चित्रित करने का अभ्यास करता है, उसी को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस में पहला ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी वाला ऑप्शन दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी की बात करें तो ओजोन दिया गया है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। अब यहाँ बात आती है ग्रीन हाउस की। तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं। इन गैसों की वजह से पृथ्वी गर्म रहती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इंपॉर्टेंट, उसको हमें याद रखना है। ग्रीन हाउस गैसों में अगर हम कहें तो पहला है जलवाष्प ले लें। अगर हम ले लें पहला, तो इसको हम क्या लेंगे, जलवाष्प। अगर हम जलवाष्प ले लें और इसको हम H2O कह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसको हम CO2 कह सकते हैं। और बात करें मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, मीथेन को हम CH4 कह सकते हैं। और बात करें अगली गैस की, तो अगली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं N2O। और बात करें तो एक होता है मोनोऑक्साइड जिसे हम कहते हैं CO। और बात करें अगली गैस की तो एक ओजोन ले लेंगे, ओजोन जिसे हम CO कहेंगे। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC कहेंगे। ठीक है, ये गैसें जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। कैसी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसे आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो एक उसमें मिला देगा। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगी उसे आपको छांटना रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रोलांड गैरोस टूर्नामेंट आयोजन कहाँ किया जाता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है स्टॉकहोम, ऑप्शन सी है बर्लिन और ऑप्शन डी है लंदन। तो आपको बताना है कि इस जो रोलांड गैरोस टूर्नामेंट है ये इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसके अगर आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा, पेरिस। अब ये जो रोलांड गैरोस टूर्नामेंट है, इसको कहते हैं फ्रेंच ओपन। यानी इसका जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है उसको रोलांड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। यह टेनिस टूर्नामेंट पेरिस में हर साल मई के आखिरी महीने में आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम प्रथम विश्व युद्ध के नायक रोनाल्ड गैरोस थे, उन्हीं के नाम से ये रखा गया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ पर जो भारत आक्रमण हुआ था इसके बारे में हमें कुछ जान लेना है। तो अगर हम बात करें तो जो मोहम्मद बिन कासिम था ये इराक का था। इराक के गवर्नर हज्जाज ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर किया। परंतु हुआ क्या था, उस समय जो अभियान चला था, गवर्नर हज्जाज ने जो उबैदुल्ला को भेजा था उसकी हार हो गई थी और वो यहाँ पर सिंध प्रांत में मारा गया था। तो 712 ईस्वी में फिर जो है इराक का गवर्नर हज्जाज ने सिंध विजय के दायित्व को जो है मोहम्मद बिन कासिम को दिया। और मोहम्मद बिन कासिम जो है एक बहुत कुशल सेनानायक था। उसने सिंध में राजा दाहिर जो है वहाँ शासन कर रहा था और राजा दाहिर को परास्त किया और सिंध पर अधिकार कर लेता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जो चीज़ें हम लिख नहीं पा रहे हैं बता रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। और ये क्वेश्चन सॉल्व है यानी मॉक टेस्ट है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्लास की बात करें तो क्लास नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट ही होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर हम बात करें 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो ऑप्शन में दिया है 12 बार, 15 बार, 17 बार और 18 बार। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 17 बार। महमूद गजनवी पहली बार जब आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, और इसका अंतिम आक्रमण जो है वो 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर किया था। किसके बीच किया, किसके खिलाफ किया था? सिंध के जाटों के बीच। ये आपको याद रखना है। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? जमा की पदवी दी थी, ठीक है ना, दी थी। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है अबुल हसन, फर्रुख बेग और विशनदास आगा रजा। तो जहांगीर एक कुशल चित्रकार था और उसके दरबार में बहुत होनहार चित्रकार रहा करते थे। उसमें एक थे अबुल हसन। तो चित्रकार तो खैर बहुत थे, लेकिन ये जो पदवी मिली थी वो मिली थी अबुल हसन को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यही बात करें तो एक उपाधि और एग्जाम में पूछी जाती है जो उस्ताद मंसूर को दिया गया था। किसको दिया गया था? उस्ताद मंसूर। इसको आपको याद रखना है, उस्ताद मंसूर। ये मंसूर को एक उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था, वो उपाधि का नाम था नादिर उल अस्र, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर ने नादिर उस अस्र की उपाधि किसको दिया, तो उस्ताद मंसूर को दिया था। ये मंसूर भी अबुल हसन की तरह एक बहुत अच्छा चित्रकार था जहांगीर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब के विजय के पश्चात पंजाब पर शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन से तीन परिषद का सदस्य नहीं था। यानी एक परिषद बनाया गया था, उस परिषद में ये पूछ रहा है कि उस परिषद में कौन सा सदस्य नहीं था, यही आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है एच.एम. इलियट और सर हेनरी लॉरेंस, जॉन हेनरी लॉरेंस, चार्ल्स ग्रीनविले मानसेन। तो हम आपको बताएं इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। और इसके बारे में हमें थोड़ा जान लेना है कि अगर बात करें तो 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब के विलय के बाद यहाँ पर शासन चलाने के लिए उन्हें 3 सदस्यों की समिति बनाई थी। तो जो ये समिति का गठन हुआ था उसमें सर हेनरी, कौन? सर हेनरी लॉरेंस जो है ये अध्यक्ष थे उस समय, और जो सदस्य के रूप में थे वो थे चार्ल्स ग्रीनविले मानसेन और एक थे जॉन लॉरेंस। ये जो है ना ये सदस्य के रूप में थे और सर हेनरी लॉरेंस जो है उसके अध्यक्ष थे। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। यानी ऑप्शन दिया गया है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और उपयुक्त सभी। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ जो है सभी लोग संस्कृत भाषा के जो है प्रवीणता हासिल थी, सभी लोगों को जो है संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु और ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि इस कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की मृदा में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। यहाँ पर कुछ चीजें जो है हमें और ध्यान देना है। अगर मृदा में लवणता की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। अगर सबसे ज्यादा सर्वाधिक अगर हम बात करें, अगर हम सर्वाधिक क्षारीयता की बात करें, किसकी बात करें? सर्वाधिक अगर क्षारीयता की बात करें यानी क्षारीय मृदा की बात करें तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर वही प्रतिशत में पूछ ले, प्रतिशत में अगर पूछ ले सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है तो ये हमें बताना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है। यानी कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, असम, बिहार और उड़ीसा। आपको बताना है कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो अनुसूचित जातियों के बारे में, तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान में सर्वाधिक में कहा असम, और अगर तीसरे की बात करें तो बिहार, और अगर चौथे नंबर की बात करें तो उड़ीसा। इसको भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनजातियाँ सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, इसके बाद असम में, फिर बिहार और उड़ीसा में पाई जाती हैं। इसको भी आपको याद रखना है और क्रम जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। ऑप्शन दिया है मणिपुर, मेघालय, असम और त्रिपुरा। आपको बताना है। अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। अब यहाँ पर क्या हमें और जान लेना है, गारो और खासी ये मेघालय राज्य की भाषा है। यहाँ गारो, खासी और जैंतिया नामक जातियां तो पाई जाती हैं, लेकिन पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट निकट है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। तो आपको बताना है। अब यहाँ हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। अब यहाँ और क्या देखना है, यहाँ कर्क रेखा की बात की गई है, तो उज्जैन जो है वो कर्क रेखा के सबसे निकट है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होते हुए लगभग 7 राज्य भारत के मध्य से होते हुए 7 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य को आपको याद रखना है। अगर हम पहले राज्य की बात करें तो पहला हो गया गुजरात, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और तीसरे स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश, और चौथे की बात करें तो छत्तीसगढ़। फिर बात करें पांचवें की तो पश्चिम बंगाल, और छठे की बात करें त्रिपुरा, और सातवें की बात करें तो मिजोरम। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आपको बताना है कि जो मैग्नीज है वो किस राज्य में सर्वाधिक है, सर्वाधिक है क्या मैग्नीज। तो अगर इसकी करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो उड़ीसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन डी। अब देखिए मैग्नीज की बात में हमें और क्या जान लेना है कि अगर पहले स्थान की बात करें तो उड़ीसा हो गया, पहला उड़ीसा हो गया जहां मैग्नीज ज़्यादा पाई जाती है, और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा ऐसा है मध्य प्रदेश। फिर से लिख देते हैं, दूसरा मध्य प्रदेश, और वहीं तीसरे की अगर बात करें तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मैग्नीज सर्वाधिक उड़ीसा, इसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एल नीनो बनता है। अब ये एल नीनो क्या है, एल नीनो जो है ये ऑप्शन पहले यहाँ देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है। इसमें दिया गया है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, और भूमध्य सागर में, और अटलांटिक महासागर में। तो पहले इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रशांत महासागर में। एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में लगभग 180 किलोमीटर दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में मिलती हैं और भारतीय ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के मौसम में मानसून को कमजोर करती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और दूसरी चीज ये याद रखना है, इसे विपरीत धारा के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, विपरीत धारा के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अगर कभी पूछा जाए विपरीत धारा के नाम से किसे जाना जाता है, विपरीत धारा, तो एल नीनो को जाना जाता है। और ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, प्रशांत महासागर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। ऑप्शन दिया गया है 24वें, 44वें, 25वें और 42वें। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 44वें। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद करते रहना है। ठीक है,
44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1979 में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। फिर से देखेंगे 1979 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार का मतलब ये है कि आर्टिकल 31 एवं 19A को जो है वो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 300A, कितना 300A के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। किसके रूप में? कानूनी अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? यहाँ बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से संसद का भाग नहीं है। तो राष्ट्रपति, ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अब ऐसा क्यों होगा देखेंगे। हमारे संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की व्यवस्थापिका के रूप में एक संसद होगी। क्या होगी? व्यवस्थापिका के रूप में एक संसद होगी, संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों, राष्ट्रपति और दोनों सदनों का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इसलिए जो है उपराष्ट्रपति जो है संसद का भाग नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष की रोग से मुक्ति होती है, यानी जो निकट दृष्टि दोष हैं उनके लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो ऑप्शन दिया है इसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कभी कभी होता क्या है कि लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस है या अवतल लेंस। तो आप एक ट्रिक बना लीजिए, जैसे हम कहें यहाँ पर कि अगर हम हिंदी में स्वर लिखते हैं तो पहले आ आता है, तो अवतल लेंस जो है वो निकट है, मतलब आ पहले आता है इसलिए अवतल लेंस जो है वो निकट के लिए हो जाएगा, और वो बाद में आता है इसलिए दूर दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। दूर के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, अपने हिसाब से बना करके याद रखिए ताकि वो कंफ्यूजन ना हो और उसे भूले ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो वो रीडिंग बढ़ेगी, घटेगी या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको आपको बताना है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है वो बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडल दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिसको ये गलत लगता है वो एक बार जाएगा इलेक्ट्रिक तराजू पर खड़ा होकर और सांस ले लेके चेक करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक स्वेरिजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो इसके ऑप्शन की अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और कभी कभी क्या है कि अनुपात पूछ लेता है, जैसे हम कहें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HNO3 को अनुपात में लेते हैं तो इसका अनुपात 3 रहता है और इसका अनुपात 1 रहता है, तो दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन, और ये अधीनस्थ जो भी विद्यार्थी या मेरे भाई बंधु जो भी अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हो, चाहे अधीनस्थ में जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर हो, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको मॉक टेस्ट देने का अच्छा मौका मिलेगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।